डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं संबोधित कर रही हूँ और आज हम 4th यूनिट में जो टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, उसका हम अध्ययन करेंगे संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध। संघीय संविधान राष्ट्र की प्रभुता और राज्य की प्रभुता के बीच, जो कि देखने में ऊपर से विरोधी नजर आती हैं, उनके बीच संतुलन पैदा करने का प्रयास करता है। केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघ प्रणाली को सहकारी संघवाद कहते हैं। ऐसी व्यवस्था में संघीय सरकार शक्तिशाली होती है, लेकिन राज्य सरकारों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही दोनों ही सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है शक्तियों का विभाजन। सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के बाद भी केंद्र और राज्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। यह सहयोग केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों के बीच ही नहीं, बल्कि विविध प्रादेशिक सरकारों एवं अन्य राजनीतिक संरचनाओं के मध्य भी दिखाई देता है। भारत के संविधान में भी ऐसी ही स्थिति अपनाने का प्रयास किया गया है। अमेरिका के संविधान के विपरीत, जिसमें केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन है और अवशेष शक्तियां राज्यों को दी गई है, भारत के संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की एक स्पष्ट योजना बनाई है। संविधान के आधार पर केंद्र और राज्यों के संबंध 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, केंद्र और राज्यों के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, प्रशासनिक संबंध, और केंद्र तथा राज्यों के बीच फाइनेंशियल रिलेशंस, वित्तीय संबंध। अभी हम देखेंगे केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों को, जिनका संचालन उन 3 सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची व समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट का नाम दिया गया है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय होते हैं जिनके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाना जरूरी होता है। इस सूची के सभी विषयों में विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इसमें से कुछ प्रमुख विषय हैं रक्षा, युद्ध व संधि, देशीकरण व नागरिकता, वैदेशिक मामले, विदेशियों का आना जाना, डाक तार, हवाई मार्ग, बैंक, बीमा आदि। राज्य सूची में साधारणतया वे विषय होते हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। इन सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतया राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है। इसमें पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें जैसे विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची की अगर बात हम करें तो औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन तीनों सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी जो मूल संविधान में थी, और वे विषय रखे गए जिनका महत्व संघीय और क्षेत्रीय दोनों ही दृष्टियों से है। वो जो सब्जेक्ट्स है जो है वो इस समवर्ती सूची में रखे गए, और समवर्ती सूची के विषयों पर संघ व राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ व राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य होगा। इस सूची के प्रमुख विषय हैं फौजदारी, विधि व प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह, विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, वन इत्यादि। तो हम देखते हैं कि ये जो तीनों सूचियां हैं, इन 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन
होता है। मूल संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का रक्षण और नापतोल समवर्ती सूची में कर दिए गए और समवर्ती सूची में नया विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़ा गया और समवर्ती सूची में विषय बढ़ाए गए। इसके पश्चात परिवर्तन हुए हैं संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनकी संख्या में भी फिर जो परिवर्तन की जो बात हुई, वो समवर्ती सूची में विषय बढ़ गए और संख्या परिवर्तित हुई। जब हम बात करेंगे अवशेष विषयों की, तो इस संबंध में जो कानून जो बनाने की शक्ति है वो संघीय व्यवस्थापिका को दी गई है। राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन शक्ति को यदि देखा जाए तो संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर और किसी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा संघीय सूची के किसी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा, लेकिन संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित और एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। संसद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले संविधान के प्रमुख प्रावधान जो है उनमें अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसकी मान्यता केवल 1 वर्ष रहती है। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पुनः स्वीकृत करने पर इसकी अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि और हो जाएगी। इसकी अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी 6 माह तक प्रयोग में आ सकता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल प्रस्ताव पास कर इच्छा व्यक्त करें कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्यों की विधानमंडल न तो इन्हें संशोधित कर सकते हैं और न ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 250 संकट काल की घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत चलेंगे। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है, तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र में पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान करता है। कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए भी केंद्र का अनुमोदन जरूरी होता है। अनुच्छेद 304 ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। जैसे वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उसके बाहर व्यापार, वाणिज्य, मेल जोल पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने हों। अनुच्छेद 31 ग के अनुसार राज्य सूची के ही कुछ विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित विधेयक उस दिशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ न रोके रखा हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न प्राप्त कर ली गई हो। उदाहरण के लिए किसी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानूनों या समवर्ती सूची के विषयों के बारे में ऐसे कानूनों जो संसद के उससे पहले बनाए गए कानूनों के प्रतिकूल हो, या उन पर जिनके द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर लगाई जाने वाला हो जिन्हें संसद ने समाज के जीवन के लिए आवश्यक घोषित कर दिया है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आवश्यक है।
राज्यों द्वारा यह भी शिकायत की गई है कि केंद्र उद्योग, व्यापार और वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया, जबकि विषय राज्य सूची में उल्लेखित हैं। 1951 में संसद ने उद्योग विकास एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया, जिसमें उन उद्योगों का उल्लेख किया जिन पर जनहित में केंद्र द्वारा नियंत्रण करना आवश्यक था। धीरे धीरे अनेक उद्योग इस अधिनियम के अंतर्गत आ गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में साधारणतया संघीय संसद और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के कार्यक्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की। संघात्मक शासन व्यवस्था की एक बड़ी कठिन समस्या प्रशासनिक संबंध जो है केंद्र और राज्य के बीच उनके मध्य समायोजन की है। भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, और इसी तरह अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतया राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय विधि द्वारा दी गई है। राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय और राज्यों में परस्पर सौजन्य स्थापित करने के उपाय, इन दो भागों में इन संबंधों को विभक्त किया जा सकता है। राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय में हम उल्लेख करते हैं अनुच्छेद 256 का, जिसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे। संघीय कार्यपालिका को यदि यह आवश्यक समझे तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 257 में उपबंधित है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए आवश्यक दिखाई दे। संघीय कार्यपालिका किसी राज्य क्षेत्र में रेल पथ की रक्षा के लिए उस राज्य की सरकार को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 256 संघीय कार्यपालिका को उसके निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्यकारी शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 258 में निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य हस्तांतरित कर सकता है तथा राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य सौंप सकते हैं। संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने पर इन कृत्यों को संपन्न करने में जो भी खर्च होगा उसका वहन संघीय सरकार करेगी। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। इसके अनुसार राज्यसभा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान दे सकती है और राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर व्यय को भी उनके नियंत्रित कर सकती है। अनुच्छेद 352 में जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तब राज्यों पर संघ सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। केंद्र राज्य मतभेदों के जो निवारण की विधियां हैं उसमें यदि हम उल्लेख करें तो अनुच्छेद 261 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरी मान्यता दी जाएगी।
अनुच्छेद 262 के अनुसार किसी अंतर्राज्यीय नदी तथा घाटी के या जलाशयों के प्रयोग, वितरण, विवाद या फरियाद के न्याय निर्णय के बारे में संसद विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। ऐसे विवाद के संसद में संसद यह निर्णय भी कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या अन्य कोई न्यायालय इस संबंध में क्षेत्राधिकार प्रयुक्त नहीं करेंगे। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था करता है और इसका मुख्य कार्य राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण करना व परामर्श देना है। इसी तरह जोनल काउंसिल्स, क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भी किया जा सकता है। कई विषय ऐसे भी हैं जिनका संबंध दोनों सरकारों से है, लेकिन फिर भी इनका निर्धारण केंद्र सरकार करती है, जैसे लेखा परीक्षण, निर्वाचन, राज्यपाल की नियुक्ति आदि। केंद्र और राज्यों के मध्य कई बार विवाद उत्पन्न होता है और इस विवादों का जो प्रमुख कारण है वह एक तो राज्यपाल का पद है कि राज्यपाल का जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन कई बार जो है राज्यपाल का जो पद है उसको लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं। और नौकरशाही भी ऐसा प्रशासनिक विषय है जिस पर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद दिखाई देते हैं। कानून और व्यवस्था के मसलों पर राज्यों का जो केंद्रीय निर्देश है उनकी जो पालना है बाध्यकारी होना, और कई बार उनमें जो है विरोध दिखाई देता है। और आर्थिक नियोजन एक ऐसी स्थिति है जिसमें विवाद उत्पन्न होता है और जो नियोजन का संघवाद पर जो प्रभाव पड़ा है उससे केंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिला है। और जब हम देखते हैं कि इस तरह से कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं आपस में, कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब केंद्र में सरकार अलग होती है और राज्य में सरकारें अलग होती है, तो कई बार विवाद की स्थिति सामने आती है। लेकिन फिर भी भारतीय संघ में प्रशासनिक एकरूपता पर बल दिया गया है और ऐसी अपेक्षा की गई है कि ये विवाद अधिक उग्र रूप न लें। केंद्रीकरण की विद्यमान प्रवृत्ति के बावजूद भी प्रशासकीय स्वरूप वाले भारतीय संघ के घटक राज्यों के हाथों में देश के शासन का बहुत बड़ा भाग है। हालांकि राज्यों को आर्थिक साधनों के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, विकास कार्यों का संयोजन भी केंद्र करता है, फिर भी राज्यों में अपने अधिकार पर जोर देने की प्रवृत्ति है और देश के शासन में वे ज़्यादा हिस्सा चाहते हैं। भारत में सरकारी नीतियों और विकास कार्यक्रमों को अमल में लाने का काम भी राज्य ही करते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम लोग जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे।